G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व समुदाय को सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए न हो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में कट्टरपंथ, आतंकवाद, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का इस्तेमाल देश में रोजगार के मौकों को बेहतर करने के लिए किया जाएगा, ताकि कोरोना संकट कम होने के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से दिए गए भाषण में देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपए की मेगा योजना लॉन्च करने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज गति शक्ति योजना का शुभारंभ होगा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से जवाब के लिए कुछ और दिनों का वक्त मांगा था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में 8 अक्टूबर से आर्थर जेल में हैं। कोरोना मामले में आई गिरावट के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का फैसला किया है, यानी विमान अब पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगे। 18 अक्टूबर से विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक 18 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा ली जाएंगी। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। इस रियायत के साथ सरकार ने यात्रियों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा है। त्योहार के सीजन में महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल 2021 के बाद सबसे कम खुदरा महंगाई दर सितंबर में आई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 4.35% पर आ गई है, जबकि अगस्त में ये 5.3% थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। कल कानपुर के जाजमऊ से अखिलेश यादव की विजय यात्रा की शुरुआत हुई। 2 दिनों की रथ यात्रा में अखिलेश यादव 4 जिलों का दौरा करेंगे। रथ यात्रा के जरिए अखिलेश योगी सरकार की खामियों को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर सके। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी खड़ी है और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में काम किया है और करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, हमने भी गठबंधन किया था। छोटे दलों को इस बार साथ ले रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को लेने में कामयाब हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव जल्दी आ जाएगा। मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी के तंज के बाद बीजेपी नेताओं ने राजस्थान में दलित युवक की हत्या पर कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर प्रहार किया। संबित पात्रा ने कहा कि इस घटना पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव में कुछ दिन पहले एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या बंगाल का कोई नेता वहां नहीं गया। लखीमपुर हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। मृतक किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक पिता और बेटे को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज दिया जाता, तब तक ये पूछताछ महज दिखावा है।
केजरीवाल सरकार ने केंद्र से कोरोना के चलते छठ पूजा के आयोजन पर लगी रोक हटाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में छठ महापर्व की पूजा का आयोजन करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ये पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखा, जिसमें उन्होंने छठ पूजा की अनुमति देने और आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। यूपी के गोरखपुर में हुई कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में 2 और आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर कैंट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे और कांस्टेबल प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया। इससे पहले आरोपी इंस्पेक्टर JN सिंह और SI अक्षय मिश्रा को भी गोरखपुर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इस केस के 2 आरोपी पुलिस वाले अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की छापेमारी जारी है। यूपी के अलीगढ़ में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अलीगढ़ के छर्रा इलाके के डोरई गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला घर पर सो रही थी। इस दौरान घर में घुसे बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर इलाके में जहरीली शराब से एक शख्स की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की तबीयत भी बिगड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि राजापाकर के बैकुंठपुर में अगले 6 दिनों में पंचायत चुनाव होने वाला है। पुलिस को शक है कि चुनाव के चलते ही लोगों में जहरीली शराब बांटी गई। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के आरोप में एक महिला को हिरासत में लिया है। इलाके में छापेमारी करके पुलिस टीम ने कई जगहों से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की हैं। गुजरात के सूरत में गरबा खेल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला सामने आया है। ABVP कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप और किसी पर नहीं बल्कि पुलिस पर ही लगा है। इसके बाद ABVP कार्यकर्ताओं ने सूरत में पुलिस थाने का घेराव किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक सूरत की वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में गरबा खेला जा रहा था, तभी यहां पुलिस पहुंच गई। आरोप है कि बिना वर्दी के कुछ पुलिस वालों ने छात्रों से मारपीट की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सिपाही युवक को बेरहमी से पीटता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। महाअष्टमी के दिन शक्ति के महागौरी रूप की आराधना की जा रही है। देश भर के दुर्गा मंदिरों में सुबह से महाअष्टमी की विशेष पूजा शुरू हो गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी मंदिरों में जुट रही है। दिल्ली के मशहूर झंडेवालान मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में देवी की आरती की गई। नवरात्र के मौके पर गरबा का आयोजन भी किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस बार गरबा पंडालों में भीड़ कम है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। गाइडलाइन के तहत कई शहरों में गरबा फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। खासकर गुजरात में इसकी खास चमक दिख रही है। गुजरात के नर्मदा में हरसिद्धि माता मंदिर में गरबा के दौरान पारंपरिक तलवारबाजी का प्रदर्शन किया गया। करीब 200 राजपूत युवाओं ने केसरी पगड़ी पहनकर हरसिद्धि मां की आरती की तलवार के साथ कलाबाजियां दिखाई। हरसिद्धि मां को राजपूत समुदाय कुलदेवी का दर्जा देता है। महंगे तेल के बाद CNG और PNG के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज से दिल्ली NCR में CNG करीब 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। ये 10 दिनों में दूसरी बार इजाफा है, जिसके बाद दिल्ली में CNG के दाम 49 रुपए 76 पैसे पर किलोग्राम हो गए हैं। इसी तरह दिल्ली में PNG के दाम आज से बढ़कर 35 रुपए 11 पैसे कर दिए गए हैं। महिलाओं की शिक्षा पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का ढुलमुल रवैया बरकरार है। देश के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर उनकी सरकार को और समय चाहिए। UN महासचिव ने तालिबान पर महिलाओं की शिक्षा को लेकर धोखा देने का आरोप लगाया। ईरान की सेना ने 2 दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास का आगाज किया। अभ्यास में ईरान के एयर डिफेंस को परखा गया। इसी महीने ईरान ने अजरबैजान की सीमा के करीब भी सैन्य अभ्यास किया था। उसके ठीक पहले अजरबैजान ने
ईरानी सीमा के पास पाकिस्तान और टर्की के साथ सैन्य अभ्यास किया था। इजराइल और ईरान में तनातनी बढ़ गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, उन्हें उम्मीद है कि वैश्विक शक्तियां इस मुद्दे पर ईरान को जवाबदेह ठहराएंगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ यूरोपीय नीतिगत मुद्दों पर भी बातचीत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, साल 2030 से उनका देश ऐसे किसी भी सामान का आयात नहीं करेगा जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई होती है।